हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं किस चीज का, जो हमने मैग्नेट पढ़ा है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हैं 2011 से लेकर के 2024 तक के, उसको हम टारगेट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए हैं और कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, तो वो भी कंप्लीट करेंगे। और हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, जो आप बैच में खोजते हैं कि बैच ले लेंगे। और बैच में वही पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी 6 टू 8 की, और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। बैच मैंने भी देखा है, मैंने भी लिया था बैच, और बैच में मुझे पता है कि क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जितनी भी सारी कन्फ्यूज़न होती है ना कि बैच में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता हो, उसमें जादू मंत्र नहीं किया जाता, उसमें भी वही चीज़ें पढ़ाई जाती है जो हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल फ्री है, आपको कंप्लीट थ्योरी मिल रही है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। जो लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें मिलती रहे। आपको थ्योरी मिलेगी, आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, कंप्लीट थ्योरी। ऐसा नहीं है कि 6 टू 8 बोल रहे हैं तो 6 टू 8, बाहर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम बाहर से भी डिस्कस कर रहे हैं। चाहे 10th की एनसीईआरटी पूछ दी या फिर अदर जगह से भी क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसा नहीं कि जितना बोला गया है उतना ही पूछेगा। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए ताकि नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। और सेशन को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि हमें एक मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। हम मेहनत करना पड़ता है कि आपके लिए वो कंटेंट दें, आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करें जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। तो हमें थोड़ी-सी मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो आपकी वज़ह से हमें मिलती है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सेशन को लाइक ज़रूर करिए। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। और स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। ये दिया है कि निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव करिए। अब अभिकथन दिया है, कारण दिया है। ऐसे क्वेश्चन में हमें दिक्कत क्या आती है कि हमें पता है कि अश्वनाल चुंबक एक अति प्रबल चुंबक है, और हमने मैग्नेट में पढ़ा है कि अश्वनाल चुंबक इस तरीके का होता है और ये अति प्रबल चुंबक होता है। तो ये बात तो सही हो गई। दूसरी बात क्या है कि अश्वनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट हैं। तो ये भी बात सही हो गई कि जो इसके ध्रुव होते हैं एक दूसरे के अति निकट होते हैं। लेकिन ये हम समझ नहीं पाते कि क्या कारण, और जो कारण है वो अभिकथन का स्पष्टीकरण कर रहा है। तो ये हम कैसे पता करेंगे? हमें पहला क्या दिया है, कथन, यानी कि ये कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि अति प्रबल चुंबक होता है जो अश्वनाल चुंबक होता है, ठीक? लेकिन कारण इसका क्या दिया हुआ है कि जो अश्वनाल चुंबक के ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे के अति निकट हैं, ठीक? तो कारण तो ये दे दिया ना कि भाई जब एक दूसरे के निकट होते हैं इसीलिए अति प्रबल होते हैं। यानी कि ये जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण कर रहा है। जब इसके बारे में अगर नहीं बताया होता, इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही होती, तब ये कारण क्या होता है इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे दोनों सही भी हैं, और आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन-सा स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ए आपका, सॉरी, सेकंड आपका, यानी कि 2 नंबर आपका सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ठीक? अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल और बल्ब से बने विद्युत परिपथ के 2 खुले सिरे बनाती तारों को एक-एक करके निम्नलिखित द्रव में डुबोया गया और नोट किया गया कि बल्ब जला या नहीं। किए गए अवलोकन निम्नलिखित है। तो यहाँ पे बताना है कि कोई द्रव है और उस जो विद्युत सेल और बल्ब से बनी हुई है, यानी कि उसमें विद्युत सेल है और बल्ब लगी हुई है, और उसके जो तार हैं उसको कहाँ डुबोया जा रहा है, द्रव में, ठीक? और द्रव कितने हैं आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, ए बी सी डी, ये द्रव दिए हुए हैं और इसमें डुबोया जा रहा है। और यहाँ पे दिया हुआ है टिक का साइन, यानी कि यहाँ पे बल्ब प्रदीप्त हुआ है, और क्रॉस का साइन बता रहा है कि बल्ब नहीं जला है। तो हमें बताना है कि कौन से विलयन में बल्ब जला है और कौन से विलयन में बल्ब नहीं जला है। तो हमने टेबल के थ्रू समझा था कि कौन से विलयन में बल्ब जलेगा और कौन से विलयन में बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पे ए बी सी डी द्रव दिए हो सकते हैं। तो यहाँ पे बताना है कॉपर सल्फेट, चीनी का विलयन, आसुत जल, लवणीय जल, ठीक? तो आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में बल्ब तो नहीं जलेगा, ठीक? डिस्टिल्ड वाटर में बल्ब नहीं जलेगा, आपको पता है, यानी कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। विद्युत अपघट्य जो होता है ये वीक होता है, ठीक?
चीनी का विलयन जो होता है ये भी क्या होता है, वीक होता है, याद रखेंगे। जो कॉपर सल्फेट है ये इसमें बल्ब जलेगा, ठीक? इसमें क्या होगा, बल्ब जलेगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों होंगे, ठीक? लवणीय विलयन जो होते हैं इसमें भी यानी कि नमक नमक अगर डाल देंगे तो उसमें भी क्या होगा, बल्ब जलेगा, ठीक? लेकिन बाकी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो बाकी ऑप्शन में आपका ए में बल्ब जला है, चीनी का विलयन में तो बल्ब जलेगा नहीं, ठीक? यहाँ पे अशुद्ध जल है तो इसमें भी बल्ब नहीं जलेगा, यहाँ पे इसमें तो जलेगा लेकिन यहाँ पे कॉपर सल्फेट दे दिया है जो जो कि दूसरा वाला क्रॉस किया है, तो कॉपर सल्फेट में तो बल्ब जलेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें गलत हो जाती है, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फ्यूज तार के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फ्यूज तार के लिए हमने पढ़ा था कि फ्यूज तार जब लगाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा तो यहाँ पे जो तार होता है यहाँ पे ऑफ स्विच का काम करेगा और करंट जो है अंदर नहीं जा पाएगा, जिससे कि हमारे जो उपकरण है वो बच जाएँगे जलने से, ठीक? तो यहाँ पे प्रतिरोधकता क्या होगा, हाई होगा, और जो गलनांक है वो क्या होगा, कम होगा। ये उच्च होगा लेकिन ये क्या होगा, निम्न होगा। तो बी आपका राइट होगा। बी कहाँ पे दिया है, सेकंड में, तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक विद्युत हीटर की कुंडली यानी कि तापन तत्व के निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है और यहाँ पे पूछा है कि जो हीटर हम यूज करते हैं घरों में, हीटर हो गया, गीजर हो गया, इस्त्री हो गई, यानी कि जो प्रेस होता है, इन सब चीज़ों में जो कुंडली यूज़ होती है, इवन जो बल्ब होता है, बल्ब में जो तंतु लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है, वो उसका जो निर्माण होता है, उसमें प्रतिरोधकता और गलनांक का क्या काम रहता है, यानी कि कैसे होते हैं, उनका गलनांक निम्न होता है, हाई होता है, प्रतिरोधकता हाई होती है या फिर कम होती है, ये बताना है। तो जो हीटर होता है, अगर आप ही सोचिए अगर गलनांक उसका कम होता, तो वो पिघल जाता, क्योंकि हीटर तो हमें क्या देता है, गर्मी देता है, बहुत तेज़ हीट होता है, तो गलनांक तो वैसे भी हाई रहेगा इसका, ठीक है? तो यहाँ पे हाई तो 2 दिए हैं, ठीक? लेकिन प्रतिरोधकता भी क्या होती है, इनकी हाई होती है, ठीक? तो यहाँ पे हाई दिया हुआ है, ज़ेड आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक? क्या होगा कि इसका दोनों हाई होगा, रेजिस्टेंस भी हाई होगा और गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। लेकिन वही अगर हम बात करें फ्यूज़ तार का, तो फ्यूज़ तार का गलनांक जो होता है वो कम होता है और प्रतिरोधकता जो होती है वो हाई होती है, ठीक है? इन दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब में तंतु का कौन-सा गुण उसे प्रदीप्त करता है? तो उसका गुण क्या होता है? उसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और उसका गलनांक भी उच्च होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा और बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो वो क्या होगा, वो गलेगा नहीं, ठीक? जैसे कि फ्यूज़ वायर होता है, उसके ज़्यादा करंट होगा तो वो गल जाता है, लेकिन ये क्या होगा, ये जल्दी नहीं गलेगा, बहुत हाई करंट पे भी ये फ्लो करेगा यानी कि जलेगा, ठीक? तो यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बीकर में कॉपर सल्फेट विलयन में 2 कार्बन इलेक्ट्रोड डाले गए। इलेक्ट्रोड बैटरी से संयोजित है और विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। कुछ मिनटों के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण होगा? तो यहाँ पे बताया गया है, हमने अभी पढ़ा है कि विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसमें क्या है, इसमें कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, ठीक? इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक का नाम होता है एनोड यानी कि जो बैटरी के प्लस धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है, और जो बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं कैथोड, ठीक? अब यहाँ पे बोला गया है कि और विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, कुछ मिनटों के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण होगा, ठीक? तो और ये जो रॉड है वो कार्बन के हैं, दोनों किसके हैं, कार्बन के रॉड हैं, ठीक?
यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन है, जैसे ही करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया शुरू होने का मतलब कि जो धनात्मक और ऋणात्मक आयन होंगे, यानी कि जो SO4 है इस पे ऋणात्मक आयन आ जाएगा, तो ये किधर चला जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक? एनोड की तरफ चला जाएगा, जो कॉपर है वो चला जाएगा कैथोड की तरफ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ठीक? तो यहाँ पे जो कॉपर है वो क्या हो जाएगा कैथोड की ओर मतलब कि कैथोड पे जमा हो जाएगा, ठीक? लेकिन निक्षेपित होने लगेगा, लेकिन जो यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन अक्रियाशील होता है, यानी कि क्रिया नहीं करता है, जिसकी वजह से ये क्या होगा यहाँ पे बुलबुले बनने शुरू हो जाएँगे। यानी कि एनोड पे क्या होगा बुलबुले बनने शुरू हो जाएँगे, लेकिन कॉपर जो है वो यहाँ पे जाकर के निक्षेपित हो जाएगा, ठीक? तो यहाँ पे क्या दिया है धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड पर बुलबुले बनेंगे। यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे बुलबुले बनेंगे और कैथोड यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर कॉपर निक्षेपित हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई? कॉपर पॉजिटिव है इसीलिए ये जाएगा नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे है तो कॉपर क्या हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाएगा। वही बोला है कि कैथोड पे क्या होगा कॉपर निक्षेपित होगा, लेकिन कार्बन का रॉड है तो ये जो कार्बन है वो अक्रियाशील होगा, मतलब क्रिया नहीं करेगा। तो जब ये क्रिया नहीं करेगा तो यहाँ पे बुलबुले इकट्ठे हो जाएँगे। तो ये ए और बी आपका करेक्ट है। तो कहाँ पे दिया है ए और बी दोनों, ठीक? ए और बी दोनों क्या है सही है। तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन आपका सारा भी क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी डाउट होगा और एक क्वेश्चन करने के बाद आप दूसरा भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड करेंगे, कुछ चीज़ें बदली होंगी, फिर भी आप उसको कर लेंगे, ठीक? तो बस आपको डेली चैनल पे बने रहना है। अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। मेरा दावा है कि आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक-एक लाइन एनसीईआरटी की मिले। ऐसा ना हो कि आपको चीज़ें कहीं से ढूँढनी पड़े, कहीं से अरेंज करनी पड़े, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी जो आपको बैच में मिलती है। बैच में आप जाएँगे तो आपको नोट मिलेंगे, आपको जितने भी थ्योरी होगी वो मिलेगी, आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा, आपको अ, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ये सारी चीज़ें तो हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और डेली बेसिस पे आपको सेशन अटेंड करना पड़ेगा, डेली शाम 4 बजे, ठीक? तो और हमारे मोटिवेशन के लिए इतना एक लाइक तो बनती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, ठीक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से आवेशित क्षण को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है, तो क्या होता है? ए, बी, सी दिया हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि विद्युतदर्शी क्या होता है? ये बताता है कि किसी भी वस्तु पे चार्ज है या नहीं, इसके लिए हम विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे ऋणात्मक आवेश को लाते हैं, क्या करते हैं? ऋणात्मक आवेश को लाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? ये पत्तियाँ दूर जाती हैं। तो ये तो हम देखे हैं, लेकिन इसके आधार पे हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि पत्तियाँ क्यों दूर जा रही हैं? क्योंकि इसपे समान आवेश है, तभी तो एक-दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो ये तो हमने ऑब्ज़र्व किया, ये अवलोकन किया कि ये एक-दूसरे से दूर जा रही हैं, ये हम देख रहे हैं। लेकिन जो हम नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि इस पे कौन-सा चार्ज है, ये हम नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या अनुमान लगा रहे हैं कि कोई समान आवेश है, तभी ये क्या कर रही हैं, दोनों विद्युतदर्शी पत्तियाँ समान आवेश की हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि ये एक-दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक? तो ये तो हो गया अवलोकन, ये हो गया अनुमान। नेक्स्ट क्या है? ऋणात्मक आवेश को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप इनकी पत्तियाँ एक-दूसरे से और दूर चली जाती हैं। तो ये भी हम अनुमान लगा रहे हैं इन दोनों बातों को मिला कर के कि ये 2 पत्तियाँ एक-दूसरे से दूर चली जाती हैं, क्योंकि इनके क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऋणात्मक आवेश को इसके पास ला रहे हैं, तो ये भी हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक? तो यहाँ पे क्या दिया है कि उपयुक्त तीनों कथन के तो क्या है ए हमने अवलोकन किया यानी कि ए को हमने देखा, जबकि बी और सी हमने अनुमान लगाया, तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक?
अवलोकन क्या होता है, अनुमान क्या होता है? तो अवलोकन क्या होता है, जो हम करते हुए देखते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो होता है अवलोकन कि हम देख रहे हैं। लेकिन अनुमान क्या होता है कि हमने अवलोकन कर लिया, देख लिया, उसके आधार पे हम कोई हाइपोथेसिस बना रहे हैं, यानी कि कुछ अपना विवेक विवेक यानी कि अपना दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, वो क्या होता है, अनुमान लगाना होता है, ठीक है? तो ये होता है अनुमान और अवलोकन में अंतर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया है कि सही कथन की पहचान करना है। सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। दूसरा सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठीक? तो सामान्यतः दिया है, यहाँ पे जनरली दिया है कि जो अधातु होते हैं अभिक्रिया नहीं करते, तो ये बात सही है। जो मेटल होते हैं, मेटल सामान्यतः जो होते हैं, वो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि क्रियाशील होते हैं। और जो अधातु होते हैं सामान्यतः अक्रियाशील होते हैं। और दूसरा है कि जो अधातु होते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, सामान्यतः बोला है, ये नहीं बोला कि हमेशा। तो सामान्यतः तो ये दोनों बातें सही है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए और बी दोनों, फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ पे बोला है कि आप एक कमरे में हैं जिसकी भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं है। आपको 10 क्षण चुंबक दिए गए हैं। एक चुंबक के एक ध्रुव को आपके लिए चिन्हित कर दिया गया है। अब आपको कम से कम कितने और चिन्हित ध्रुवों की आवश्यकता होगी जिससे कि आप सभी 10 चुंबकों के दोनों ध्रुवों की पहचान कर पाएँ। तो भाई हम पागल हैं क्या कि हमें आपने 10 चुंबक दिए हैं। कि कितने 10 चुंबक दिए हैं और आपने ये बता दिया है कि ये नॉर्थ है। इसी तरीके से हमारे पास कितने 10 चुंबक हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी और आपको कितने चुंबक चाहिए ताकि आप इन 10 का पता लगा पाएँ कि कौन-सा नॉर्थ है और कौन-सा साउथ है। तो जब हम मुझे ये नॉर्थ पता है, तो मैं क्या करूँगी, दूसरे चुंबक को इसके पास लाऊँगी। जब ये रिपल करेगा, तो इसका मतलब ये भी नॉर्थ है। जब ये अट्रैक्ट करेगा इस चुंबक को, तो यानी कि साउथ है। तो इसी चुंबक की वजह से मैं सभी 10 चुंबक का पता लगा लूँगी कि कौन-सा नॉर्थ है और कौन-सा साउथ है। और मुझे किसी भी अदर चुंबक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे आपने ऑलरेडी 10 चुंबक दे रखे हैं और एक को आपने मार्क कर रखा है। आपने यहाँ पे बताया हुआ है कि 10 छड़ चुंबक दिए और एक चुंबक के एक ध्रुव को चिन्हित कर दिया है और आप पूछ रहे हैं कि आप कितने और देंगे, तो मैं पागल हूँ क्या? मुझे कोई नहीं चुंबक चाहिए, पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक? क्योंकि मैंने थ्योरी पढ़ी हुई है और मुझे पता है कि अगर एक चुंबक का ध्रुव मुझे कोई एक ध्रुव पता हो जाए, तो मैं 10 क्या कितनाहू चुंबक दे दें, मैं पता लगा लूँगी कि कौन-सा पोल का है। क्योंकि अगर ये सेम पोल होगा, तो रिपल करेगा, अगर ये जो अपोज़िट पोल होगा, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तो सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे भी कथन दे दिया, तर्क दे दिया। अब यहाँ पे दिया है रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो ये अभी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक में पढ़ना है हमें, ग्रह के बारे में, तारों के बारे में और बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है जो आपको पता है कितने ग्रह होते हैं, कौन-सा सबसे बड़ा ग्रह होता है, कौन-सा सबसे ठंडा ग्रह होता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक? तो कथन दिया है कि रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। ये तो पता ही है कि जो तारे होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। जनरली कभी-कभी आप रात में देखेंगे तो 7 तारे जो होते हैं वो इस साइड जा रहे होते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे होते हैं। ठीक है? तो छोटे बच्चों कहते हैं कि कोई कहता है कि कोई किसी की माता मर गई हैं तो उनको लेकर जाते हैं, सुबह हो जाता है तो बहुत सारी इसमें कहानियाँ बनी हुई हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि तारे जो होती है पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तर्क क्या दिया है कि पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। ठीक है? तो हमें पता है सूर्य किधर उगता है? पूर्व में। ठीक है? किधर उगता है? पूर्व में और डूबता किधर है? पश्चिम में। ठीक? तो सूर्य हमें लगता है कि पूर्व से किधर जा रहा है? पश्चिम में जा रहा है। लेकिन वैसा नहीं होता। ये
पृथ्वी होती है जो क्या करती है उल्टा घूमती है, किधर? पश्चिम से पूर्व, ठीक? तो यहाँ पे हमें पता होता है कि पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, ठीक? और इसी वजह से जब दिन में घूर्णन करती यानी कि ये हमेशा ही करती है, तो रात में भी करती होगी। जब ये रात में करती है तो इसीलिए तारे हमें प्रतीत होते हैं कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं। तो ये तर्क जो है ये यहाँ पे अभिकथन पे कार्य कर रहा है। तो ए और बी दोनों सही तो हैं, लेकिन क्या कर रहा है ये जो आर है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, सही व्याख्या कर रहा है, सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं का कारण पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को कहा जा सकता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसकी वजह से दिन व रात का बनना हो पाता है और पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा में विचलन हो पाता है। ठीक है? तो यहाँ पे ए और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन 2022 का है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसी तरीके और भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए और सेशन को लाइक नहीं करते आप लोग तो लाइक प्लीज़ करा करिए क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बूस्ट होता है और हम कुछ और चीज़ें आपके लिए और भी बेटर चीज़ें करना अच्छा लगता है और भी जोश से हम करते हैं। ठीक है? करना तो है ही बट एक मोटिवेशन हर काम के पीछे कहते हैं ना कि मोटिवेशन चाहिए होता है तो वो मोटिवेशन आप लोग हैं। तो बाय बाय टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।